करें क्या? जी जी, शुरू करते हैं मैम। ज्यादा ठीक है। फॉर्मल नहीं है। फिर ठीक भी है, आप शुरू थोड़ा करते सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मैं हैं। सवाल जी कंटिन्यू ठीक है। करती हूँ। जी। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, फसलों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्या भूमिका होती है, और कैसे हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं, और इनके होने नहीं होने से क्या क्या समस्याएं आती है। इसके अलावा आप इसमें कैसे जैविक तरीके से पूर्ति कर पाएंगे। सोल के कौन से ऐसे उत्पाद आते हैं जो सीधे आप इनका यूज करके इन सब की व्यवस्था जमा सकते हैं। तो तन्मय जी को सवाल पूछेंगी, और एक एक करके हम उनका जवाब देंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। जी, 2 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। जी। जी, तो पहला जो सवाल है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और ये फसल के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जो फसलों में लगने वाली जो पोषक तत्व होते हैं, वो कुछ चरणों में बटे होते हैं। पहला चरण जो होता है कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो पोषक तत्व लगते हैं, उसमें तीन पोषक तत्व होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके बाद सेकेंडरी कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो सीधा नेचर से प्लांट ले लेता है, जैसे कार्बन और सल्फर। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्लांट डाइट ले लेता है, हवा के जरिए, पानी के जरिए, है ना। और इसके अलावा कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो बहुत ही जरूरी होते हैं। वो होते तो बहुत कम मात्रा में है, प्लांट को जरूरत उसकी कम मात्रा में होती है, लेकिन सभी पोषक तत्वों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें आपका आयरन, जिंक, कॉपर, बोरान, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सेलेनियम, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व होते हैं जो अ, ज्यादा मात्रा में लगने वाले पोषक तत्वों के बराबर ही हमें उतना ही महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के जरिए ही खेती कर सकते हैं। सभी किसान साथियों को पता है कि फसलों में आपको जिंक की आवश्यकता भी होती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता भी होती है, सल्फर की आवश्यकता भी होती है, आयरन की आवश्यकता भी होती है। तो इसलिए इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है फसलों में। ओके, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी जब होती है तो किसान उसको कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, बहुत तरीके होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पहचानने के लिए। जैसे पत्ती की जो सराय होती है, अगर वो आपको दिखने लगी, पत्ती की सराय मतलब ऐसे स्ट्रक्चर, आप पत्ती आपकी लाइट हरे कलर की हो रही है और उसमें डार्क हरे हरे कलर की उसकी सराय दिख रही है। सराय मतलब जो उनकी नसें होती है, तो आप उसको मान के चले आयरन की कमी होती है। तो ऐसे आप अलग अलग पोषक तत्वों के हिसाब से अलग अलग कमियां होती है, जिसका एक प्रॉपर चार्ट होता है, जिसे हम ग्रुप में आपको सेंड करेंगे, ताकि आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जो फसलों की जो पत्तियां होती है, या जो भी आप क्रॉप लगी हुई है, या आपका कोई प्लांटेशन लगा हुआ है, उसमें किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण क्या होते हैं। वो उसका हम चार्ट आपको एक ग्रुप, हम सभी ग्रुप्स में आपको शेयर करेंगे। उसको आप देख पाएंगे आसानी से, उसको आप पढ़े, समझे, और अलग से आप कभी भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से आप डायरेक्ट से पहचान भी नहीं सकते। ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा कि पत्ती पीली पड़ रही है तो भैया नाइट्रोजन की कमी है, ऐसा नहीं होता है। पत्ती के पीले पड़ने के कारण बहुत सारी वजह होती है। जैसे एक वजह आप पकड़ लीजिए कि अधिक बारिश हो रही है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही है, पत्तियों में प्रॉपर हवा नहीं लग पा रही है। इसके अलावा पत्ती जड़ों में फंगस की व्यवस्था हो रही है, इससे प्लांट प्रॉपर तरीके से भोजन नहीं उठा पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लक्षण होते हैं, जिसको आप सीधा एक ही तरीके से ना माने कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, या इसमें फास्फोरस की कमी है, इसमें आयरन की कमी है। अलग अलग होते हैं। कैल्शियम की कमी होती है, पत्तियां ऊपर से मुड़ी हुई समझ में आने लगती है, फल आपके गलने लगते हैं, फलों में कालापन आने लगता है, तो ये कैल्शियम की कमी होती है ना। आपकी फसलों में अगर इल्ली का अटैक ज्यादा हो रहा है, तो आप मान के चलिए आपकी फसलों में आयरन की कमी आ रही है। आपकी फसलों में अगर लगातार रसचूसक कीटों का अटैक हो रहा है, तो कैल्शियम और कैल्शियम की कमी होती है। इसके अलावा अगर आपकी फसलों में फंगस का अटैक हो रहा है, तो वो जिंक और सल्फर की कमी का कारण माना गया है। तो ये सभी पोषक तत्व अपने आप में किसी न किसी रूप में फसलों को सक्सेस बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे आप समझते हैं कि ये नहीं, इसकी ऐसी जरूरत नहीं है। सभी पोषक तत्वों की
अलग अलग मात्रा में कहीं ना कहीं फसलों को सक्सेस बनाने में जरूरत होती है। कोई भी पोषक तत्व कम ज्यादा होता है या डिसबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं फसल में उसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जैविक खेती में कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? देखिए कोई भी क्रॉप हो, जैविक नहीं रासायनिक खेती भी अगर कोई किसान साथी कर रहा है या प्राकृतिक विधि से या गो आधारित कोई भी खेती कर रहा है, उसमें आपको आयरन, जिंक, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सेलेनियम, सिलिका, ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, चाहे जैविक हो चाहे रासायनिक हो। ओके। अ, प्राकृतिक रूप से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फसल को किन स्रोतों से मिल सकता है? जी बिल्कुल। प्राकृतिक जो आप स्रोत बता रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो पहला होता है जैविक खाद। जैविक खाद जैसे कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इसमें सभी मात्रा के अच्छी क्वालिटी के माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी की जांच और उसका सुधार, मिट्टी का अगर हम उपचार करते हैं, मिट्टी के सुधार पर काम करते हैं और मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है, जिससे मिट्टी की जांच के आधार पर आप आसानी से पता कर सकते हैं कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट आपकी मिट्टी में कम हुए हैं। इसके अलावा फसल चक्र भी एक बहुत ही जरूरी होता है खेती में। फसल चक्र जरूर होना चाहिए। कोई किसान साथी एक जैसी फसलें ना करे, वो हमेशा फसलों को रिटेन करता रहे, रोटेट करता रहे, अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें लगाता रहे, है ना। इससे फसल चक्र के अनुसार क्या होता है, मिट्टी में उर्वरकता भी बढ़ जाती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट की उपलब्धता भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हर समय अलग अलग फसलों को अलग अलग मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। जब हम इसे अलग अलग फसलों के रूप में अपनाते हैं तो हर प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने हिसाब से फसलों के लिए उपयोगी होता है। या आप एक ही प्रकार की अगर फसलें लगाते हैं और सपोज कीजिए किसी फसल में बहुत अधिक मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है और आप लगातार आयरन को ग्रहण करने वाली फसलें लगाएंगे तो लगातार आपकी मिट्टी से आयरन का क्षरण होने लगेगा। ऐसे ही अगर आप कोई कई जो फसलें होती है इसमें सल्फर की आवश्यकता ज्यादा होती है। सल्फर की आवश्यकता आप जैसे मान के चले, केला हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये सब में सल्फर की मात्रा अधिक मात्रा में चाहिए होता है। अब लगातार आप अगर यही फसलें लगाएंगे तो मिट्टी में धीरे धीरे करके आपकी मिट्टी से सल्फर की कमी होती चली जाएगी। तो आप कोशिश करें फसलें बदल बदल के लगाएं। इसके अलावा प्राकृतिक स्रोत में आप मान के चलिए कि नदियों की मिट्टी लाकर आप डालें, पहाड़ी मिट्टी डालें, है ना। खेतों का जब भूमि का उपचार करते हैं तो आप कोशिश करें अगर आपको नदी की, तालाब की मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, जंगल की मिट्टी मिल सके तो आप 1 एकड़ में कम से कम 20 से 30 ट्रॉली तक इस प्रकार की मिट्टी लाकर अगर खेत में मिक्स करते हैं रोटावेटर कल्टीवेटर के द्वारा, तो इसमें भी भरपूर मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट पाया जाता है। इसके अलावा जैविक उर्वरक में आप एजिटोबैक्टर, फॉस्फेट सॉलिडिफिकेशन बैक्टीरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट के बैक्टीरिया आते हैं, राइजोबियम होता है, इस प्रकार के मिक्स बैक्टीरिया की कॉलोनी भी आप इसमें डेवलप करें अपनी खेती में, जो जमीन में से ढूंढ ढूंढ के माइक्रोन्यूट्रिएंट को फसलों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे जाए। जी ओके। कंपोस्ट या गोबर की खाद से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं? जी जैसे आपने पूछा कंपोस्ट या उसमें कैसे मिलते हैं, तो बिल्कुल गोबर खाद या कंपोस्ट खाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थों के द्वारा गुणवत्ता पर निर्भर करती है ना। आपकी कंपोस्ट खाद कितनी अच्छी क्वालिटी की तैयार हुई है, आपकी गाय के गोबर में, गौ माता के गोबर में आप उसको किस प्रकार का उसको भोजन दे रहे हैं, गाय किस प्रकार का चारा खा रही है, क्या गाय जंगल में चारा चरने जा रही है। अगर गाय जंगल में चारा चरने जा रही है तो सबसे अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट उसके गोबर या गोमूत्र में पाया जाएगा। इसके अलावा आप जो रासायनिक केमिकल वाली जो भी चारा होता है जो गायों को देते हैं, वो गायों को तो नुकसान पहुंचाती है और उतनी अच्छी मात्रा में वो माइक्रोन्यूट्रिएंट गाय को भी नहीं मिल पाता है, उसके द्वारा वो गोबर या गोमूत्र में भी ना के बराबर पाया जाता है ना। तो आमतौर पर गोबर खाद या कंपोस्ट खाद में आपका नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है,
मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सल्फर होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, बोरान होता है। तो लगभग आप मान लीजिए सभी प्रकार के उपयोगी माइक्रो न्यूट्रिएंट गाय के गोबर में पाए जाते हैं। तो आप इसकी गोबर खाद अच्छी तरीके की बनाएं या कंपोस्ट खाद आप बनाएं, तो इससे भी आपकी फसलों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की व्यवस्था नेचुरल तरीके से जम सकती है। ओके, मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते समय संतुलन क्यों जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। आप मान के चलिए कि हम जब भोजन करते हैं या हमारे घर में कोई भोजन बनता है या कोई साग या सब्जी बनती है, तो जब हमारे घर में गृहिणियां भोजन हमें लिए बनाती है, तो उन्हें पता होता है कि कोई सब्जी तैयार हो रही है तो उसमें नमक कितना डालना है, उसमें हल्दी कितना डालना है, उसमें मिर्च कितना डालना है ना, उसमें पानी कितना डालना है। ये सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को जमा कर ही एक अच्छी तरीके की भोजन तैयार होता है। हम नमक ज्यादा कर देंगे तो वो खाने योग्य नहीं बचेगा, हम मिर्च ज्यादा कर देंगे तो भी वो सब्जी जो है खाने योग्य नहीं बचेगी। तो सभी का समावेश, सभी का पर्टिकुलर एक माप होता है जो किसी भी चीज को अच्छा बनाता है। ऐसे ही फसलों को स्वस्थ बनाने में, आपके फलों को तैयार करने में, आपकी फसलों के दानों को तैयार करने में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की एक पर्टिकुलर माप होना चाहिए, जो आपको आपकी मिट्टी की जांच के बाद आसानी से पता लग सकती है कि आपकी मिट्टी में आयरन की कितनी कमी है, उसको हमें कैसे पूर्ण करना है, आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कितनी कमी है, हमें उसको कैसे पूर्ण करना है। इसी प्रकार सल्फर, बोरान, जिंक, मैग्नीशियम, सभी प्रकार के पोषक तत्व आप एक अच्छी प्रकार की मिट्टी की जांच के बाद आसानी से समझ सकते हैं। फिर आप हमारे द्वारा या जिस भी विधि से आप खेती कर रहे हैं, उसमें आप उसके अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो आपकी फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, और आपकी जो लागत क्षमता है या लागत की जो व्यवस्था है जो ज्यादा हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता कितना आयरन डालना है, कितना कैल्शियम डालना है, कितना जिंक डालना है। आप मतलब अपने हिसाब से डाले जा रहे हैं कोई भी चीज। कैल्शियम की हो सकता है मिट्टी में आवश्यकता नहीं है तो भी आप कैल्शियम डाल दे रहे हैं, आयरन की आवश्यकता नहीं है तो भी आप आयरन डाल दे रहे हैं। तो ये सभी पोषक तत्व डिसबैलेंस हो जाते हैं, और जब ये पोषक तत्व डिसबैलेंस होते हैं तो ये किसी न किसी अन्य पोषक तत्व को प्रभावित करते हैं। हर पोषक तत्व एक दूसरे पोषक तत्व से जुड़ा होता है। तो ध्यान रहे कि पर्टिकुलर किस मात्रा में कौन से पोषक तत्व की मिट्टी में आवश्यकता होती है, वो आप मिट्टी की जांच के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। ओके। अगला सवाल तन्मय जी, कोई सवाल है? हाँ, फसल चक्र से मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे बढ़ते हैं? जी बिल्कुल बढ़ते हैं। जैसे आप फसल चक्र आप मान के चलिए कि जैसे आप दलहन फसलें लगाते हैं, दलहन फसलें मतलब दाल वाली फसलें, अरहर, तुअर, है ना, चना, मटर, उड़द। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है ना मिट्टी में। इसी प्रकार आपका अगर आप हरी खाद वाली फसलें लगाते हैं, सब्जी भाजी, ग्वार फली, सन, ढेचा, तिल की खेती करते हैं, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट पाया जाता है। ऐसे ही आप अनाज वाली फसलें जो आती है जैसे धान, मक्का, गेहूं, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होता है। इसके जरिए भी आप फसल चक्र के द्वारा चेंज करके माइक्रोन्यूट्रिएंट की व्यवस्था जमा सकते हैं। और तिलहनी जो फसलें होती है जैसे आपका सरसों, सूरजमुखी, ये भी मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट को बढ़ाने में बहुत अधिक, जैसे जो तिलहनी फसलें होती है, जैसे आप मान के चलिए आपका अगर सरसों है, आप सरसों लगाते हैं तो आपकी मिट्टी में सल्फर की मात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें फास्फोरस भी बहुत अच्छा है, उसमें पोटेशियम भी बहुत अच्छा है। तो फसलों के अवशेषों को जो बचते हैं ना, उसे आप फेंके नहीं, फसल कटने के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं उसको मिट्टी में ही मिला दें, उसको रोटावेटर, कल्टीवेटर के द्वारा मिट्टी में मिला दें, आप जीवाणु जल चलाएं, डीकम्पोजर चलाएं। इससे जो फसलों के जो अवशेष है जिसमें सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट, सभी पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, वो मिट्टी में वहीं के वहीं अपनी व्यवस्था को वापस सुचारू कर लेते हैं। पुनः पुनः उसको अगली फसल के लिए वो यूज में कन्वर्ट कर देते हैं, यूज करने के लिए। फसल चक्र में माइक्रोन्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए आपकी मिट्टी की जो उर्वरकता बढ़ जाती है, फसलों की उत्पादन बढ़ जाता है, मिट्टी में कटाव आपका कम होता जाता है, कीटों और जो बीमारियों का जो अटैक होता है वो भी, उसका प्रकोप भी धीरे धीरे आपका कम हो जाता है। तो फसल चक्र जो है वो एक बहुत ही प्रभावी तरीका है ना, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने का, फसल के उत्पादन को बढ़ाने का,
और फसलों में आने वाली बीमारियों को कम करने का। ओके। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फसल की वृद्धि और उपज को कैसे प्रभावित करते हैं? जी बिल्कुल प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कम या अधिकता होगी तो किसी न किसी दूसरे पोषक तत्व को डिस्टर्ब करेंगे। अब सपोज करिए आपकी मिट्टी में आप देखते हैं लगातार आपका अगर इल्ली का अटैक हो रहा है, तो आप 100% समझ लीजिए, आप आपकी मिट्टी की जांच कराएंगे, आपकी मिट्टी में आयरन की कमी 100% आ जाएगी। तो आपकी मिट्टी में अगर आयरन की कमी है तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि आयरन की कमी है, तो 100% आपके यहाँ पे इल्ली का अटैक सबसे ज्यादा होगा। ऐसे ही आपकी मिट्टी में अगर सल्फर की कमी है या जिंक की कमी है, तो आपको फंगस या वायरस देखने को मिलेगा मिट्टी में, फसलों में, सॉरी, है ना। तो जिंक और सल्फर भी आपकी मिट्टी में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जो मिट्टी से जब फसलें उत्पन्न होती है तो फसलों में जो वायरस आता है और जो फंगस आता है वो जिंक या सल्फर की कमी से आता है। ऐसे ही आपकी मिट्टी में अगर कैल्शियम की कमी रहेगी तो लगातार रस चूसक कीटों का अटैक आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये समझ के चलिए, हर पोषक तत्व की कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहम भूमिका है फसलों को अच्छा करने के लिए, फसलों को मजबूत करने के लिए। तो कोशिश करें आप हर प्रकार के पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा अपनी मिट्टी में उपलब्ध कराने की व्यवस्था जमा करें। ठीक है, सवाल तो यहीं पे खत्म होते हैं। त्रिभुवन जी, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेस किया है, आपको कुछ पूछना है? त्रिभुवन जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। त्रिभुवन शर्मा जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कीजिए। अच्छा, ओके, उनका शायद कुछ इशू हो रहा था। जी, तो आज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में इतना क्वेश्चंस थे, तो आप लोगों का कोई और सवाल अगर रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। किसी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए जैसे मैंने जैविक खाद या कंपोस्ट खाद बताया, ऐसे ही सोल के भी दो प्रोडक्ट आते हैं जिसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट नेचुरल तरीके से प्रिजर्वेटिव करके उनको व्यवस्थित रूप में बना के सोल ने बहुत ही अच्छी क्वालिटी में उसको कन्वर्ट किया है। ये पूर्णतः जैविक है, जिसमें हमारे दो प्रोडक्ट आते हैं। एक प्रोडक्ट आता है हमारा भस्म रसायन। भस्म रसायन एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसे आप घर पे भी रेडी कर सकते हैं। सोल के द्वारा आपको भस्म रसायन किट मंगानी होती है, और इसके अलावा इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है भस्म रसायन को बनाने की। नहीं तो आपको रेडीमेड भस्म रसायन भी आप यूज कर सकते हैं। केवल भस्म रसायन को आप 200 लीटर पानी में आप करीब 300 ग्राम भस्म रसायन को डालिए, और उसमें 1 केजी गुड़ डाल के आप 2 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दीजिए। इसके बाद आप इस पानी को फसलों में अगर आप स्प्रे करेंगे तो इससे आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा सोल ने नैनो खनिज एडवांस के नाम से भी एक प्रोडक्ट बनाया है, जिसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट अच्छी क्वालिटी के तैयार किए गए हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, जिसमें प्लांट 4 घंटे में ही इन माइक्रो न्यूट्रिएंट को आसानी से ग्रहण कर लेता है ना। प्लांट में 2 से 4 दिन में ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। तो आप नैनो खनिज एडवांस को मंगा के उसका 2 ml का स्प्रे कर सकते हैं, या 2 से 3 ml की आप प्लांट्स में या फसलों में आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट है जो सोल ने निर्मित करे हैं, जिससे आप सीधे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। इसको लेकर कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। जी त्रिभुवन जी, आप बात कर सकते हैं। हाँ हाँ जी। जी जी, ऐसा था, हम अभी तक हम बरेली से, उत्तर प्रदेश में बरेली की जगह है, वहां से हैं। जी जी जी। तो अभी हमारे पास लगभग 20 एकड़ जमीन है। ठीक है। तो हम उसमें गेहूं और धान की खेती करते हैं केवल, और गन्ना करते हैं थोड़ा बहुत। जी तो अभी हम केमिकल खेती कर रहे हैं पिछले 4 साल से। जी। उससे पहले हम खेती नहीं करते थे। अच्छा। अब हमारा मन है कि हम जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, और ये जो पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं इनसे हमें मुक्ति मिल जाए। जी। अभी जैसे हमने धान लगाया था, तो धान के लगाने से ही उस पे पहले जड़ वाली सुड़ी का अटैक हुआ, फिर ठीक है। पत्तों की सुड़ी का अटैक हुआ, फिर जी गोब की सुड़ी का अटैक हुआ। जी मतलब 3-3, 4-4 बार हमको स्प्रे करनी पड़ी। जी फिर एक कंडुआ नाम का रोग होता है, बाइक निकल आई तो वो लग गया। जी तो बहुत परेशान हुए, अब जाके हमारा धान कट रहा है अभी।
तो आगे हमको गेहूं बोना है अब। जी तो हम गेहूं के लिए क्या तैयारी करें ताकि हमें कम से कम कीटनाशक डालने पड़े। अभी तक हम यूरिया और डीएपी पे डिपेंड हैं। जी जी तो जी। हम इसे कहाँ से शुरू करें, सब में शुरू करें या 1 एकड़ में शुरू करें, पहले आप क्या आप करें ये आप मार्गदर्शन करें। आप 1 एकड़ से शुरू कर सकते हैं। और आप चाहे तो गेहूं तो आप लगाते हैं। आप सरसों सरसों भी, आपका सरसों लगता है अभी? हाँ, लगती है, लगाते हैं तो। हाँ, तो आप 1 एकड़ गेहूं और 1 एकड़ आप सरसों से ट्राई करके देखें। हम आपको एक डोज बना के दे देंगे, कैसे उसका यूज करना है, आप उसको यूज करके देखें। जी है ना, उसमें हम हमारी गोवर्धन खाद, सुरपाल, माइक्रोराजा, ये कुछ आइटम्स होते हैं जो डाले जाते हैं मिट्टी में फसल लगने से पहले ही। जी और इसके अलावा जो आप डीएपी यूरिया यूज करते हैं, तो उसका भी हम जी तरीका बताएंगे। आप उसको डायरेक्ट डीएपी यूरिया न डालें, आप उसको खाद में कन्वर्ट करके डालें। जी हाँ, मतलब जैसे आप सपोज करो आप 50 किलो यूरिया डालने वाले हैं, तो जी आप 100 किलो कंपोस्ट खाद ले लें और उसमें यूरिया को 4 घंटे के लिए मिला के आप पटक दें। कपड़े कोई भी प्लास्टिक से ढक के पटक दें। 4 घंटे में वो यूरिया पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। तो जहां आपको 50 किलो यूरिया डालना, वहां आपको 25 किलो यूरिया में ही काम हो जाएगा। क्योंकि कोई भी आप ये जो डीएपी यूरिया डालते हो ना, प्लांट इसको 100% उठाता ही नहीं है। प्लांट जी जी जमीन में पड़ा जाता है, इसलिए मिट्टी आपकी हार्ड हो जाती है, कॉम्पैक्ट बढ़ जी जाता है। जी तो आपका जहाँ 50 किलो लग रहा है, आपको केवल 25 किलो ही यूरिया लेना है। 50 किलो आप गोवर्धन खाद या आप कोई भी कंपोस्ट खाद ले लीजिए, उसमें मिक्स करके 4 घंटे के लिए पटक दीजिए। वो आपकी जो यूरिया है 4 घंटे में पूरी डिजॉल्व हो जाएगी, पूरी उपयोग के योग्य हो जाएगी। जब आप इसका भड़काव करेंगे, तो जो आपको 50 किलो में रिजल्ट मिल रहा था, वो आपको 25 किलो में रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पे रासायनिक का उपयोग है वो आधा हो जाएगा शुरुआत में ही। वो किसी बाल्टी में करके उसको रखें, कैसे रखें, जो नहीं पानी हो नहीं, आप तो जाएगा। कंपोस्ट कंपोस्ट खाद होती है ना, कोई भी हाँ हाँ गोबर की खाद, या आप हमारा गोवर्धन खनिज खाद मंगा सकते हैं। आप उसमें मिक्स करके यूरिया को मिक्स जी करके पटक दीजिए। आप उसमें कपड़ा ढक के या कोई भी तिरपाल ढक के, वो 4 घंटे में ही वो उसमें घुलनशील होके वो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पानी बन जाएगा ना उसका फिर। हाँ, पानी बन जाएगा खाद के साथ। पानी नहीं बनेगा, खाद में आप मिलाओगे तो खाद में हम्म, तो वैसे भी मिलके मिक्स हो जाएगी खाद में वो। हाँ, हमको खाद ज्यादा लेनी है और यूरिया कम डालनी है। मतलब पानी नहीं बनेगा उसका फिर। पानी नहीं बनेगा, वो तो मिक्स हो जाएगा उसमें। पानी बनेगा भी तो वो तो वैसे भी खाद में मिक्स हो जाने वाला है। जैसे अभी हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं बोने के साथ में डीएपी बोते हैं साथ में, ठीक है, गेहूं का बीज तो और आप डीएपी साथ साथ बोते हैं। डीएपी के साथ आप कंपोस्ट खाद भी मिलाएं। हाँ, तो जमीन में कंपोस्ट खाद जरूर डालें आप। जैसे अभी 50 किलो पर एकड़ डालते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये कम डाल सकते हैं फिर इसको। ये आप, हाँ, ये कम डाल सकते हैं बिल्कुल। आप अभी आधा डालें, और आपको अगर डीएपी यूरिया की जरूरत है तो आप सोल से नैनो नाइट्रोजन 4x मंगा ले, जो यूरिया की पूर्ति करेगा। और डीएपी की जगह आप ओकेपी 2x मंगा ले, वो डीएपी की पूर्ति करेगा, कम मात्रा में करेगा, लेकिन आप 50% आप नीचे से डाल दे, 50% का आप स्प्रे कर दीजिएगा। तो आपका काम भी हो जाएगा और आपका रासायनिक भी कम जाएगा धीरे से। फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा आपका रसायन का जो मात्रा है। आपके उत्पाद कहाँ मिलते हैं ये सोल सोल एप्लीकेशन है, उसकी लिंक आपको शेयर जी कर दी जाएगी। उस पर मिल जी जाता है। नहीं तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लें, जो भी आपको लग रहा है मैं आपको एक पूरी लिस्ट भेज दूंगा किस समस्या के लिए कौन सा प्रोडक्ट बनाया है। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, कोई एक समस्या मिनट। जी, जी कोई और बताइए। सवाल है? जी बताइए आप, नहीं। नंबर हाँ, मेरा बताइए। मोबाइल नंबर है 9307 कितना? 9307 9307 33 004 33 004। 4। जितेंद्र सिंह जी। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। और मिट्टी की जांच करा लें हम पहले। हाँ, मिट्टी की आप जांच कराए, कोशिश करें कोई अच्छी लैब से कराए। कोई प्राइवेट लैब मिल जाए तो बेहतर रहेगा। इफ्को में बात हुई हमारी। हाँ, हाँ तो बढ़िया। हाँ, तो करा लीजिए आप। और वो रिपोर्ट फिर इफ्को आप में हमें साझा कीजिएगा, तो हम बता देंगे कैसे क्या डालना है उसमें। इफ्को में हम जांच करवाते हैं मिट्टी की। हाँ, ठीक है, करा सकते हैं। तो रिपोर्ट आपको बताते हैं मिट्टी क्या रिपोर्ट है, कैसे करना है। ठीक था। थैंक यू सर। ठीक।
किसके अंदर किसान साथी का प्रश्न है? किसी अंदर किसान साथी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। किसी भी अन्य किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। त्रिभुवन जी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। विवेकानंद जी पूछ लीजिए कोई सवाल हो तो। अभी सर मिट्टी की जांच कराने के बाद बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। किसी किसान साथी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। तन्मय जी, लगता है किसी किसान साथी, आज ज्यादा किसान साथी जुड़े भी नहीं है, कोई सवाल भी ऐसा ज्यादा ये नहीं है अभी। प्रवीण चंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? मैंने तुवेर भी लगाया है। जी, तुवेर हाँ ठीक है वो भी ड्रिप से ही है, ड्रिप पे ही है जी। अभी तो फिलहाल। समझो कि कुछ है नहीं उसमें, फुल के वो सब कुछ है नहीं। अभी तो लगाया हुआ समझो कि दो ढाई महीना हुआ। ठीक है कोई उसमें अभी प्रश्न भी नहीं है। जी। तो उसमें एडवांस क्या कर सकते हैं? नहीं, आप ज्यादा ज्यादा फ्लावरिंग के फ्लावरिंग के लिए। लिए आपको पुष्प रसायन प्लस आता है, सोल का आता है, हाँ हाँ जो ज्यादा फ्लावरिंग लाता है ना, तो आप उसका 2 हाँ। ml का स्प्रे कर दीजिए फ्लावरिंग आने से पहले। अच्छा और इसका 7 दिन में रिपीट कर दीजिए। जैसे आज आपने स्प्रे कर दिया, 7वें दिन फिर रिपीट कर देना ये स्प्रे। हाँ हाँ तो इससे फ्लावरिंग की संख्या ज्यादा आ जाएगी ओके। और फ्लावर ड्रॉप ना हो और फ्लावर प्रॉपर सेट हो जाए। तो उसके लिए नैनो कैल्शियम और नैनो खनिज एडवांस 2 ml आप ड्रिप से भी दे सकते हैं या आप स्प्रे भी कर सकते हो। तो इससे फ्लावर सेट अच्छा हो जाएगा, फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा। ओके। मिर्ची मिर्ची में भी अभी थोड़ा सेम बहुत ड्रॉप हो सेम रहा कर है। सकते हैं, मिर्च में भी सेम कर सकते हैं। ओके ओके। जी कोई और सवाल? नहीं तो फिर हम आज के लिए क्लोज कर देंगे। ठीक है जितेंद्र जी, आज ज्यादा लोग जुड़े भी नहीं है, शायद आज नवरात्रि की वजह से पूजा हो जी रहा है सबके यहाँ। ठीक जी है, तो आज के लिए हम क्लोज कर देते हैं। थैंक यू, अपने सारे सवालों का जवाब दिया एंड जितना भी सेशन हुआ प्रोडक्टिव रहा, क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो थैंक यू एंड आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।